बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing topic adrenals or adrenal glands. First of all, their location. The two yani pair of adrenal glands are present on the top of each kidney. If you see the figure 17.16 on page 76 of your textbook, you will find that each adrenal gland is divided into two major regions: outer layer of cells, which is called adrenal cortex, and central mass of cell is called adrenal medulla. Structure and hormones. adrenal medulla एड्रीनल मेडुलाज हार्मोन, एड्रीनल मेडुला से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो बेटा जी ये सेंट्रल हिस्से से एड्रीनालाइन, एपिनेफ्रीन भी जिसे कहते हैं, नॉर एड्रीनालाइन, नॉर एपिनेफ्रीन भी जिसे कहते हैं। और एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि कौन कौन है? कॉर्टिसोल, कॉर्टिस्टेरोन एंड एल्डोस्टेरोन, जबकि एंड्रोजेनिक हार्मोन्स। तो बेटा जब एक एक करके इन हार्मोन्स का जो है वो बॉडी में रोल और फिर इनकी डेफिशिएंसी एंड एक्सेस से जो है वो क्या डिसऑर्डर्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो पैदा होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एड्रीनालाइन, नॉर एड्रीनालाइन जो है, दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन स्ट्रेस सिचुएशंस। ठीक है, एड्रीनल मेडुला जो है इन दोनों हार्मोन्स को स्ट्रेस सिचुएशंस में सिक्रीट करता है। एसेंशियली एड्रीनालाइन जो है डायलेट्स ब्लड वेसल्स इन स्केलेटल मसल्स एरियाज। ठीक है ना जी, ब्लड वेसल्स यानी ब्लड कैपिलरीज को जो कि स्केलेटल मसल्स में पाई जाती हैं उनको डायलेट करता है, यानी एक्सपैंड करता है, एंड इंक्रीजेस द हार्ट्स आउटपुट। और दिल की आउटपुट क्या है? ब्लड सप्लाई है, उसको उन ब्लड वेसल्स में बढ़ा देता है। तो इस अमल को कहते हैं वैसोडाइलेशन। क्या कहते हैं? वैसोडाइलेशन। 15 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट करती हैं जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, ताकि जो है वो वार्म ब्लड जो है वो स्किन की तरफ आ सके और हीट को डिसिपेट कर सके। लेकिन बेटा जी वो ब्लड वहाँ वैसोडाइलेशन के लिए जो ब्लड आएगा उसको भेजेगा कौन? वो किधर से आएगा? वो उन एरिया से आएगा, यानी दूसरे एरियाज ऑफ द बॉडी से जिधर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही होती हैं, यानी वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। तो नॉन एड्रीनालाइन का सिनर्जिस्टिक बाई, ठीक है ना जी, सिनर्जिस्टिक बाई जो उसके साथ मिलकर काम करता है, बेशक काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों एक ही दफा मिलकर डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं और दोनों का मकसद एक ये है कि एक तरफ से ब्लड सप्लाई को कम करके दूसरी तरफ बढ़ा देना। ठीक हो गया ना जी? तो इसलिए हम इसको एंटागोनिस्टिक एक्शन नहीं कहेंगे। ठीक हो गया ना जी? क्योंकि ये दोनों अलग-अलग एरियाज पे अपना काम कर रहे होते हैं। एंटागोनिस्टिक वो होता है जो एक ही एरिया पे दो अपोजिट किस्म के प्रोसेसेस हो रहे हों। नॉर एड्रीनालाइन कॉन्स्ट्रिक्ट्स यानी कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लड वेसल्स इन अदर एरियाज, जैसे गट, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड को जो है वो दबाया जाता है और जो है वो दूसरे हिस्सों की स्केलेटल मसल्स की तरफ जो है वो उसको भेजा जाता है। तो ये इसका काम वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो बेटा जी इस बात को मैंने एक्सप्लेन किया है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ठीक हो गया ना जी? कि एड्रीनालाइन एंड नॉरेड्रेनालाइन जो है वो बोथ सो द इफेक्ट ऑफ द टू हार्मोन्स आर सिनर्जिस्टिक in raising the blood pressure. Both hormones raise blood pressure synergistically का मतलब क्या? combined working, मिलकर काम करना। दो अलग-अलग एरियाज में काम करते हैं और दोनों का टारगेट क्या होता है कि एक एरियाज में किसी खास एरिया ऑफ द ब्लड में बॉडी में खास एरिया ऑफ द बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। इन रिक्वायर्ड एरियाज ऑफ द बॉडी बोथ हार्मोन्स रेज ब्लड प्रेशर synergistically, combine working in required areas of the body. They do not work antagonistically. ये antagonistically काम नहीं करते, क्योंकि antagonistically एक ही जगह पे दोनों का काम करना जरूरी है, लेकिन ये तो अलग अलग एरियाज में काम कर रहे होते हैं, बेशक अपोजिट ही इफेक्ट्स पैदा करते हैं। तो
जो है एड्रीनालिन नॉरएड्रेनालिन आल्सो रीइंफोर्स द इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। बड़े सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ा था जो हमारी रिलैक्स स्टेट में जो है वो हमारे इंटरनल बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो बाय रिलीजिंग ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, बाय रिलीजिंग ग्लूकोज फ्रॉम जो है ग्लाइकोजन जो है सॉरी इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक सिस्टम इमरजेंसी सिचुएशन में जो है एड्रिनल नॉरएड्रेनालिन रीइंफोर्स बढ़ाते हैं, उसकी मदद करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की केसेस में जब बॉडी जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में होता है बाय रिलीजिंग ग्लूकोज। क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में बॉडी ऑर्गन्स की इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, आँख की पुतलियों का फैल जाना जो है, ठीक है ना जी, ये सब बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से। और फिर ग्लूकोज को कहाँ से हासिल किया जाता है? लीवर ग्लाइकोजन से। एक्सेसिव सिक्रीशन, अगर जो है एड्रेनालाइन नॉरएड्रेनालाइन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होते हैं तो जारी बात है हाई ब्लड प्रेशर जो है वो बॉडी में पैदा होगा। इस अमल को हम फिर हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो जो ख़ानदानी हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है वो समझ लें कि वो ख़ानदानी मरीज़ हैं किसके? हाइपर एड्रेनालाइन एंड नॉरएड्रेनालाइन के। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल मेडुला, अगर एड्रीनल मेडुला जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जारी बात है एड्रीनालाइन नॉरएड्रेनालाइन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो फिर बेटा जी स्ट्रेस सिचुएशन में जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा होता है उसकी हेल्प नहीं की जाएगी, ठीक है ना जी। तो एबिलिटी टू विदस्टैंड, बर्दाश्त करने की एनी स्ट्रेस सच एज कोल्ड, हंगर, ठीक है ना जी, वगैरह जो है इन सिचुएशंस में फिर नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट में लेबोरेटरी में रैट्स के ऊपर किया गया, उनका जब एड्रीनल मेडुला सर्जिकली डिस्ट्रॉय किया गया तो वो जो है वो कोल्ड, सर्दी को, स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। तो बेटा जी कॉर्टिकल हार्मोन्स, अब एड्रीनल ग्लैंड्स का जो है वो क्या रह गया? सिर्फ बार बार वाला कॉर्टिकल हार्मोन्स। तो एड्रीनल कॉर्टिकॉइड से जो हार्मोन्स निकलते हैं कॉर्टिकल हार्मोन्स कहते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है इसकी सिक्रीशन कैसे यानी कि सिक्रिएट होती है? एड्रीनल कॉर्टेक्स एक्टिवेट ऑल टाइम्स, यानी अपनी सिक्रीशंस जो है वो बॉडी में हर वक्त पैदा करता रहता है, लेकिन रिलीजेस मोर सिक्रीशंस, अपने हार्मोन्स उस वक्त ज्यादा रिलीज करता है इन स्ट्रेस सिचुएशन लाइक शॉक्स, आपको कोई बुरी खबर सुना दी गई है या कोई ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, ठीक हो गया ना जी, या फिर इन्फेक्शन, वायरसेस और बैक्टीरिया का बॉडी के ऊपर अटैक हो गया तो उस वक्त भी ये रिलीज किए जाते हैं। तो इसके बड़े 3 हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल, कॉर्टिस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल जो है वो केमिकल नेचर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। इसका इफेक्ट क्या है? इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम प्रोटीन्स को तोड़ता हुआ उनमें से ग्लूकोज। तो ये देखें बेशक काम ये भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है लेकिन ये ग्लाइकोजन से नहीं बढ़ाता, ठीक है ना जी, लेकिन बढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि ये भी इंसुलिन के एंटागोनिस्टिक काम करता है और ये हार्मोन की ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन जो है, एक्सेस क्वांटिटी जो है वो भी डायबिटीज़ मेलिटस पैदा करने की वजह बन सकती है। और ऐसे मरीज को फिर प्रोटीन से भी परहेज करना पड़ेगा, सिर्फ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट से ही नहीं बल्कि प्रोटीन से भी परहेज करना पड़ेगा। तो बहरहाल जो कॉर्टिसोल का दूसरा एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ इंसुलिन। तो बेटा कॉर्टिस्टेरोन जो है जो कि अपनी केमिकल नेचर एंड फंक्शनिंग में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी है। तो it also increases the blood glucose level and it also regulates mineral ions। ब्लड के अंदर जो है वो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह जैसे जो मिनरल आयंस होते हैं, ठीक है ना जी, इनकी क्वांटिटी को नॉर्मल लेवल में रखने की जिम्मेदारी इसी कॉर्टिस्टेरोन की है। बेटा ये सी में एल्डोस्टेरोन जो कि मुकम्मल तौर पर मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, ये हम पहली दफ़ा नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमने 15 चैप्टर में जब कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है ना यूरिन जो है वो हमने पढ़ा था, यूरिन को गाढ़ा करना जो है, तो उस वक्त भी हमने पढ़ा था। तो वही ये हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड कंजर्व्स द लेवल ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है ना जी, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द नेफ्रॉन्स, ठीक है ना जी, फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू नेफ्रॉन्स, आ रहा है यार वो वाला जो है, इन द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग देयर लॉस फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स में से। तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स में से सोडियम आयंस को
अपटेक करके ब्लड को वापस दे देता है, ताकि वो जो है वो यूरिन के रास्ते लॉस ना हो जाए जी। डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो जाहिर बात है ये तीनों हार्मोन्स जो वो पैदा नहीं होंगे, तो फिर इन तीनों हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक हो गया ना जी। तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एटीपीज के जरिए से हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, वीकनेस ऑफ मसल एक्शंस, वही एटीपीज वाला मामला भी आप ले सकते हैं। लॉस ऑफ साल्ट सोडियम आयंस जैसी चीजें जो है वो लॉस हो सकती हैं। और स्ट्रेस सिचुएशंस में जब हमारा बॉडी अपने आप को नॉर्मली बचा लेता है, स्ट्रेस सिचुएशन जैसे कोल्ड, जिन पे नॉर्मली हमारा बॉडी ओवरकम कर लेता है, काबू पा लेता है, अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो हम स्ट्रेस सिचुएशंस को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो हमारा बॉडी लीड्स टू कोलैप्स एंड डेथ भी हो सकती है। बेटा जी दी रिवर्स, यानी अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा पैदा हों तो फिर बीमारी पैदा होती है, कौन सी? कशिंग्स डिजीज जी। तो जिसकी पहले बेटा जी काज क्या है? एक्सेस ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स। क्योंकि कशिंग डिजीज उस वक्त पैदा होनी है जब कॉर्टिकल एड्रीनल कॉर्टेक्स ने जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन यानी कॉर्टिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है जी, और एंड्रो जो है ये ज़्यादा पैदा करने हैं। तो इसकी सिम्टम्स क्या है? जाहिर बात है कि इससे जो है वो ज़्यादा प्रोटीन्स ब्रेक डाउन करेंगी, और उसके प्रोटीन के ब्रेक डाउन से जो है वो क्या होगा, हमारे प्रोटीन्स कहाँ मौजूद है? हमारे बॉडी के मसल्स में, बॉन्स में ज़्यादा मौजूद है। तो हमारे बॉडी के मसल्स और जो बॉन्स हैं वो वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ मेलिटस जैसी सिम्टम्स भी पैदा होंगी। यानी इस मतलब बंदा इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से शुगर का मरीज़ नहीं है, बल्कि किसकी वजह से है? वो जो है वो एंड्रोजन्स जो है वो कॉर्टिकल हार्मोन्स की एक्सेस रिलीज की वजह से है। तो इस बीमारी को फिर हम कशिंग्स डिजीज का नाम देंगे। एंड्रोजन्स बेटा जी एड्रीनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकल हार्मोन कॉर्टिसोल्स के साथ साथ क्या रिलीज होते हैं? कॉर्टिसोल हार्मोन्स जो हमने आपको 3 पढ़ाए, कौन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉन और जो है एल्डोस्टेरॉन, ये 3 मैंने आपको पढ़ाए। तो उन 3 के अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स से एंड्रोजन्स भी रिलीज होते हैं। तो ये एंड्रोजन्स जो है, आखिरी पैराग्राफ है इस टॉपिक का। एंड्रोजन्स काज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना जी। यानी एंड्रोजन्स हार्मोन्स जो हैं वो हम मेल्स की दाढ़ी, मूंछ, आवाज़ का भारी होना, ठीक है ना जी, और सेक्स ऑर्गन्स का डिफरेंशिएट होना, फिर मैच्योरेशन होना, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है ना जी। बहुत थोड़ी मकदार में जो है जब होता है ना जी अडल्ट यानी मेच्योरेशन से पहले टाइम, यानी पैदा होने से लेके जो है वो मेच्योरेशन से पहले, टीन एज से पहले जो है एंड्रोजन्स जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों में पैदा होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। लेकिन इन फीमेल्स में अगर जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड पर इस जगह पे कोई ट्यूमर बन जाता है, तो वो ट्यूमर जो है वो फिर क्या पैदा करेगा? वो ज्यादा मकदार में एंड्रोजन्स रिलीज करेगा। वो ज्यादा मकदार में क्या करेगा? एंड्रोजन्स को ज्यादा मकदार में रिलीज करवाएगा। तो जब एंड्रोजन्स फीमेल्स में ज्यादा लेवल में बढ़ेगा, मकदार में बढ़ेगा, तो वो फीमेल में मेल कैरेक्टर्स पैदा करवाने की कोशिश करेगा, जैसे दाढ़ी, मूंछ वगैरह आना। तो डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल जो है। तो ये बड़ा ये आज का लेक्चर है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर आमीन। शुक्रिया।